हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। संगीत की जिंदगी वैसे तो बड़ी खुशहाल थी और वो अच्छे से अपनी जिंदगी अपने पति और सास के साथ बसर कर रही थी। लेकिन शादी के 5 साल बाद भी संगीत की कोक सुनी थी और यही बात उसे अक्सर सताती थी। ऐसे ही एक दिन मंदिर से आते हुए वो खुद में बातें करती है। भगवान, तूने मेरे साथ ही ये सब क्यों किया? मेरे सास और पति मुझे कितना प्यार करते हैं, लेकिन मैं उनको एक बच्चे की खुशी भी नहीं दे सकती। आखिर क्यों मुझसे इस खुशी को दूर रखा है? मेरी सुन ले भगवान। संगीत इतना कहती ही है कि तभी उसकी टक्कर एक गाड़ी से हो जाती है और सही समय पर ब्रेक लगने की वजह से संगीत को कुछ नहीं होता और गाड़ी में से उसकी सहेली रव्या निकल कर कहती है, अरे संगीत, तू देख कर चलना। अभी अगर मैं सही समय पर ब्रेक नहीं मारती तो कुछ हो जाता। राव्या, काश हो ही जाता तो अच्छा होता। शायद मेरे बाद दूसरी शादी करने पर मेरी सौतन मेरे ससुराल को बच्चे की खुशी तो दे पाती। यार, कैसी बातें कर रही है तू? गाड़ी में बैठकर फिर बात करती है। रव्या और संगीत गाड़ी में बैठ जाते हैं और रव्या बोलती है, कॉलेज खत्म होने के बाद आज हम दोनों मिल रहे हैं। मुझे तो बाकी दोस्तों ने बताया कि तेरी शादी हो गई। और बता, कैसी चल रही है तेरी मैरिड लाइफ? यार, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, लेकिन मैं माँ नहीं बन पा रही और ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। मेरी छोड़, तू सुना, तेरी भी तो शादी हो गई थी। हो भी गई और टूट भी गई। मेरा पति मुझे बहुत मारता था, फिर बाद में पता चला कि उसकी एक और बीवी है, तो मैंने तलाक ले लिया। अब यहाँ अकेले रहती हूँ और जॉब भी कर रही हूँ। दोनों सहेलियां बातें करती है और फिर संगीत को घर छोड़कर रव्या भी अपने घर चली जाती है। जिसके बाद संगीत घर आकर सारा काम करती है और फिर अपने कमरे में बैठी होती है कि तभी उसके मन में एक विचार आता है जिसे वो खुद से साझा करती है। आज नहीं तो कल मैं ससुराल वालों को बोझ ही लगने लगूंगी। अगर मैं खुद ही अपने पति की दूसरी शादी अपनी सहेली राव्या से करा दूं, तो उसको भी ससुराल मिल जाएगा और हमें बच्चा। अपने ख्यालों की खिचड़ी पकाकर संगीत अपनी सास और पति को हॉल में बुला कर कहती है, देखिए, जैसे कि आप दोनों जानते हैं कि मैं माँ नहीं बन पा रही, तो मैंने सोचा है कि हम इनकी दूसरी शादी कर देते हैं। मैंने लड़की देख ली है, बस उसे बताना बाकी है और वो मेरी सहेली है तो उसकी और मेरी निभ ही जाएगी। कौन सा सस्ता नशा करके आई हो तुम संगीता? एक तरफ औरतें अपने पतियों को सौतन से बचाती हैं, तुम चाहती हो कि मैं बीवी ले आऊं? अरे बहू, मैंने या इसने कभी तुझे बच्चे के लिए ताना दिया है क्या? जब होना होगा हो जाएगा। तेरी बुद्धि खराब हो गई है जो खुद अपने गले में नागिन लटका रही है। मैंने बोल दिया है इनको दूसरी शादी होगी तो होगी। कल लड़की लड़का देखने आएगी, तैयार रहना, वरना मेरा मरा मुंह देखने को तैयार हो जाना। इतना कहकर संगीत अपने कमरे में जाकर सो जाती है और किसी तरह अगले दिन रव्या को मिलकर उसे भी इस बात के लिए राजी कर लेती है और उसे लेकर घर आती है। जिसके बाद जब सब हॉल में बैठे होते हैं तो संगीत रव्या और विपिन को अकेले बातें करने कमरे में भेज देती है। मुझे ये शादी नहीं करनी। देखो रव्या, तुम मेरी पत्नी की दोस्त हो, लेकिन वो पागल हो गई है। मैं और मेरी माँ उसे बहुत प्यार करते हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं उसकी जगह किसी और को दूं। देखो विपिन, मैंने भी अपने पति के बाद किसी और मर्द को उस नजर से नहीं देखा और मैं दूसरी शादी करना ही नहीं चाहती। तो आंचल ने जिद की थी तो मैं यहाँ आ गई। मैंने सोचा अकेले मैं तुमसे बात कर लूं। अच्छा हुआ तुमने मुझसे बात कर ली। लेकिन अब क्या करें, वो मेरी सुनकर ही राजी नहीं है। तुम ही कोई तरकीब बताओ जिससे वो खुद ये सब सोचना छोड़ दे। विपिन को रव्या एक तरकीब बताती है और दोनों कमरे से बाहर आते हैं। जिसके बाद रव्या एक्साइटेड होकर सबके आगे कहती है, देखो संगीत, मुझे तुम्हारे पति से शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं 7 दिन यहाँ रहकर देखूंगी। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं विपिन से 8वें दिन शादी कर लूंगी और तुम भी देखना कि क्या तुम 7 दिन मुझे सौतन बनकर झेल पाती हो। यानी ये समझ लेना कि किराए पर 7 दिन की सौतन रह रही है। ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। तुम कल ही अपना सामान लेकर आ जाओ, हम साथ रहेंगे बहनों की तरह। संगीत की बात सुनकर रव्या वहाँ से चली जाती है और मौका पाकर विपिन अपनी माँ आंचल को भी तरकीब बताता है कि रव्या 7 दिन सौतन बनकर रहेगी ताकि संगीत का
हकीकत से सामना हो सके। जिसके बाद अगले दिन रव्या अपना सब सामान लेकर उसके घर आती है और आते ही विपिन को गले लगाकर कहती है, अरे मेरी जान, मेरी धड़कन, देखो ना मैं कितनी थक गई हूँ। चलो हम बेडरूम में चलते हैं, तो मेरी कमर दबा दोगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी जान, चलो ना। इतना कहकर दोनों अंदर कमरे में चले जाते हैं और अलग अलग बिस्तर लगाकर सो जाते हैं। वहीं बाहर हॉल में घूम रही संगीत ये सब देखकर अपनी सास से कहती है, मुझे तो इन्होंने आज तक जान नहीं बोला और इसे जान बोल रहे हैं। देख बहू, अब तू ही 7 दिन की सौतन लाई है तो तू ही झेल। इतने घंटे हो गए दोनों बाहर नहीं निकले। मुझे तो ये सब देखकर ही भूख नहीं लग रही। मैं तो सोने जा रही हूँ, तू भी सो जाना कुछ खा के। जिसके बाद आंचल आग में घी डालकर सो जाती है और बेचारी संगीत को पूरी रात चिंता में नींद नहीं आती। अगले दिन विपिन जल्दी जाग जाता है और नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है और रव्या फिर आराम से कमरे से निकल कर आती है और संगीत के पास नाश्ते की टेबल पर बैठकर कहती है, यार क्या मस्त नींद आई कल रात को तो। चल अब तू मेरे लिए जल्दी से नाश्ता लगा दे, बड़ी भूख लग रही है। तू भी तो खुद बनाकर खा सकती है, मैं क्यों बना कर दूं तुझे? ओ हेलो, तू जानती है शुरू से मुझे घर के काम, रसोई में खाना वाना पकाने का कोई शौक नहीं है। तू बनाएगी तो मैं खा लूंगी। चल अब नाटक मत कर, कुछ खिला दे। संगीत उसे नाश्ता बनाकर दे देती है और अकेले घर का काम करती है। कुछ देर बाद वो काम करके फ्री होती है तो घर में किसी को न पाकर परेशान हो जाती है और दरवाजे पर जाकर बैठ जाती है। कुछ घंटों बाद उसकी सास और रव्या मार्केट से शॉपिंग करके घर आते हैं और दोनों को देखकर संगीत कहती है, सासू माँ, आप दोनों अकेले मार्केट चली गई, एक बार भी मुझसे नहीं पूछा। शायद मैं भी आपके साथ चलती या कुछ अपने लिए मंगा लेती। अरे बहू, मुझे ध्यान ही नहीं रहा तुझसे पूछना। वो नई बहू को कुछ सामान चाहिए था तो मैं इसे ले गई। नई बहू? माँ जी, आप शायद भूल रही हैं, इसकी और विपिन की शादी अभी हुई नहीं है, होने वाली है। अरे नहीं हुई तो हो जाएगी, कुछ दिन की बात है। फिर ये 7 दिन की सौतन हमेशा तुम्हारी सौतन बनके तुम्हारे साथ रहेगी। अब तुम मेरे और माँ जी के लिए चाय नाश्ता बनाओ, हम बहुत थक गए हैं। रव्या और आंचल अपने अपने कमरों में आराम करने चले जाते हैं। जिसके बाद संगीत को ये सब रोज देखना अजीब लगता है। किसी तरह वो ये 7 दिन रोते रोते काट लेती है और इस बीच न उसका पति उसे टाइम देता है और न ही उसकी सास उससे अच्छे से बात करती है। 7 दिन बीतने पर जब सब हॉल में बैठे होते हैं तो रव्या कहती है, मुझे विपिन और मेरा नया ससुराल बहुत पसंद आए। तो बताओ कब करनी है शादी? कौन सी शादी? चुड़ैल, मेरा विपिन मुझे छोड़कर कभी तुझसे शादी के लिए हाँ ही नहीं करेगा। मुझे भी रव्या पसंद है, मैं इससे शादी के लिए तैयार हूँ। मेरा तो पति भी मेरा नहीं निकला। कोई बात नहीं माँ जी, मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगी। लेकिन आंचल भी इस शादी के लिए मान जाती है और ये सब होते देखकर संगीत फूट फूट कर रोना शुरू करती है। जिसके बाद उसका ये हाल देखकर सब उसे सच बता देते हैं कि ये 7 दिन की सौतन का नाटक सबने उसकी अकल ठिकाने लाने को किया था। जिसके बाद वो कभी सौतन लाने का विचार तक मन में नहीं लाती और कुछ सालों बाद भी जब संगीत और विपिन को बच्चा नहीं होता तो वो एक लड़की को गोद ले लेते हैं और संगीत इस 7 दिन की सौतन के फेर से निकल जाती है। विकास अपनी बहन सुमन को इशारा करके अपने कमरे में बुलाता है और उसे एक फोटो दिखाते हुए कहता है, कैसी लग रही है ये लड़की? कौन है? तेरी भाभी है। हैं? तूने शादी कब कर ली? अभी की नहीं है, करूँगा। इसलिए तो तुझे यहाँ बुलाया मैंने, ताकि तू मम्मी को शादी के लिए पटा सके। शादी तुझे करनी है और इस लड़की के लिए मम्मी को मैं पटाऊं? क्यों? पटा ले, इसमें तेरा भी तो फायदा होगा। भाभी आ जाने से तुझे घर के काम नहीं करने पड़ेंगे और शादी में पैसों की गड्डी भी तो तुझे ही मिलेगी। सुमन उसकी बातों में आ जाती है और सपने देखने लगती है कि उसके भाई की शादी है, जहां वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छे कपड़े पहनकर खाना खा रही है और उसका भाई उसके हाथों में नोटों की गड्डी दे रहा है। उसकी भाभी के आने के बाद उसकी ऐश की जिंदगी जा रही है। सुमन ये सब सोच ही रही होती है कि उसकी माँ कमला उसको आवाज देकर कहती है, मेरी तो दोनों औलाद ही निकम्मी है,
कोई भी एक बार में सुन ले तो इस बुढ़ापे में मुझे अकेले घर का सारा काम ना करना पड़े। सुमन, कहाँ मर गई निकम्मी? सपनों से बाहर आ मेरी बहना और जाकर उसको हकीकत में बदल। अब जा, मम्मी बुला रही है, और जाकर जीत ले मम्मी का दिल। अपने भाई के फोर्स करने के बाद वो अपनी माँ के पास जाती है और जो जो काम उसकी माँ बोलती है वो सारे काम करती जाती है। कुछ ही देर के बाद वो अपनी माँ के साथ छत पर कपड़े निचोड़कर तार पर सुखाने के लिए डाल रही होती है कि तभी सुमन अपनी माँ से बोलती है, मम्मी, मैं क्या बोल रही थी कि भैया की उम्र हो गई है, बुढ़े से लगने लगे हैं। एक काम करते हैं, उनकी शादी करवा देते हैं, घर में एक अच्छी सी सुंदर बहू ले आते हैं, आपको भी आराम मिल जाएगा। सोच तो मैं भी रही थी कि उस निठल्ले की शादी करवा दूं, पर उस निकम्मे से शादी करेगा कौन? अरे उसकी टेंशन आप मत लो, वो तो भैया ने खुद ही ढूंढ ली है। आपको नाम पता है उसका? मुझे तो नहीं पता ये सब। अच्छा, कौन है वो बेवकूफ लड़की जो इस पागल से शादी करना चाहती है? नाम तो मुझे भी नहीं पता, वो तो भैया ही बताएगा। अब मुझे तो बस फोटो ही दिखाई थी लड़की की और बोला कि मैं आपको शादी के लिए पटा लूं। अच्छा, तो ये बात है, अभी करवाती हूँ मैं उसकी शादी। इतना बोलकर दोनों माँ बेटी छत से नीचे आ जाती है और कमला विकास को आवाज लगाती है, विकास, ओ विकास, पता नहीं कहाँ मर गया, इसका ब्याह तो मैं करवाऊंगी। हाँ मम्मी, आ गया। क्यों रे, ज्यादा जवानी छा रही है तुझे? हाँ, शादी करनी है तुझे। शीशे में चेहरा देखा है कभी तूने अपना? कौन करेगी तुझसे शादी? मम्मी, अभी चेहरा ही देख कर आ रहा हूँ शीशे में अपना, और 1 मिनट रुको। ये सब बोलकर विकास अपना फोन निकालकर उसमें एक लड़की की फोटो दिखाकर अपनी माँ से बोलता है, ये देख रही हो, इसी से शादी करूँगा और यही बनेगी आपके घर की बहू, और नाम है इसका इशिका। और हाँ, ये निकम्मा निकम्मा क्या बोलती हो, अब आपका बेटा MNC कंपनी में जॉब करता है, थोड़ी इज्जत किया करो। कमला उसके हाथों से फोन लेकर उस फोटो को जूम करके देखती है और विकास से बोलती है, लड़की तो अच्छी लग रही है, कहाँ से मिल गई तुझे? और इसके घर वालों को पता है? अरे मम्मी, सबको सब पता है, बस आपको छोड़कर, और सभी शादी के लिए तैयार भी हैं, बस अब आप मान जाओ और घर चलो रिश्ता लेकर बस। जब तूने खुद ने ही सब कुछ कर रखा है तो शादी भी कर लेता ना, मुझे बताकर फॉर्मेलिटी क्यों कर रहा है? अरे यार मम्मी, मान जाओ ना। विकास अपनी माँ को मना लेता है और आने वाले 1-2 दिन में ही अपनी माँ को इशिका के घर ले जाता है, जहाँ इशिका की मम्मी रूपा और कमला बैठकर शादी की बातें कर रही होती हैं। और उसी बीच रूपा विकास और इशिका को अकेले में बात करने के लिए भेज देती है। इन दोनों के जाने के बाद रूपा कमला से कहती है, बहन जी, इशिका मेरी इकलौती बेटी है, मैंने उसे बड़े ही लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी में कोई कमी ना रहे। अगर आपकी कोई डिमांड हो तो मुझे बता दीजिए। अरे नहीं बहन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बहू के रूप में एक बेटी मिल जाए बस, जो मेरे घर परिवार को अपना मान ले। जी, ये तो बहुत ही अच्छी सोच है आपकी, पर आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। क्या? बोलिए ना। इशिका के अलावा मेरी कोई दूसरी संतान नहीं है, तो मैं ये चाहती थी कि शादी के बाद विकास हमारे साथ रहे, बाकी इशिका और विकास आपसे मिलने आते ही रहेंगे, आखिर हैं तो वो आपके बहू और बेटे ही ना। रूपा जैसे ही ये बात कमला से बोलती है तो सुमन सारी बातें सुन लेती है और तिलमिलाते हुए रूपा के पास आकर उससे बोलती है, ओहो, तो आप चाहती हैं कि मेरा भाई घर जमाई बनकर रहे, पर आंटी जी आप शायद भूल रही हैं कि दुनिया जमाने की रीत बनी हुई है कि लड़की अपना मायका छोड़कर ससुराल आती है, ना कि लड़का अपना मायका छोड़कर ससुराल में रहने जाता है। कल को मेरी शादी होगी तो मैं भी तो जाऊंगी ना अपना घर छोड़कर, ये थोड़ी ना कि अपने होने वाले पति को अपने मायके में ही ले जाऊंगी। सुमन, मैंने तुझे यही सिखाया है कि बड़ों से ऐसे बात करो? यहाँ मैं हूँ ना, मैं बात कर रही हूँ ना। अपनी माँ की बात सुनकर सुमन गुस्से में चुपचाप वहीं खड़ी हो जाती है और कमला उसकी शर्त मानने के लिए मना करके रिश्ता तोड़कर वहाँ से अपने बेटे को लेकर बाहर चली जाती है और बाहर अपने बेटे का हाथ पकड़कर उसको वहाँ से चलने के लिए बोल देती है। विकास अपनी माँ को नाराज देखकर उसकी नाराजगी के बारे में पूछता है, पर कमला उसे कुछ नहीं बताती और अपने बच्चों के साथ घर आ जाती है। घर आकर
विकास सुमन से पूछता है और सुमन उसे सारी बात बताती है, जिस पर विकास इशिका को फोन करता है और इशिका उसका फोन उठाकर उससे गुस्से में बोलती है। यार तुम्हारी माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब मैं उन्हें पसंद नहीं थी तो रिश्ते के पहले दिन ही मना कर देते ना। बोल देती कि मैं उन्हें पसंद नहीं हूँ। वो नहीं चाहती कि हमारी लव मैरिज हो। देखो यार, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी माँ ने तुमसे क्या बोला है, पर तुम्हारी माँ ने मेरी माँ से क्या बोला है वो मुझे पता है। तुम्हारी माँ ने बोला कि वो मुझे घर जमाई बनाना चाहती है, और कौन सी माँ अपने बेटे को घर जमाई बनने देगी। दोनों आपस में कुछ देर तक बात करते हैं कि आखिर किसी तरह दोनों की माएं मान जाएं। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सुमन उनके सामने खांसने का नाटक करते हुए बोलती है। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है? पहले प्रॉमिस करो, जो मैं बोलूंगी तुम दोनों वही करोगे। इशिका और विकास उससे प्रॉमिस करते हैं, जिसके बाद सुमन उन दोनों से बोलती है। भाभी, आप अपनी माँ के कानों में ना एक बात डाल दो कि आप भैया के बिना नहीं रह सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, और आप शादी करेंगी तो सिर्फ और सिर्फ भैया से ही करेंगी, वरना आप घर छोड़कर भाग जाएंगी। और सेम थिंग मैं भी माँ को यही बोल दूंगी कि भैया भागकर शादी कर रहे हैं, फिर देखना हम दोनों की मम्मियाँ कैसे इज्जत बचाने के लिए ना आप दोनों की शादी खुशी खुशी करेंगी, वो भी बिना किसी डिमांड और नाराजगी के। सुमन की बात सुनकर दोनों बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और सुमन अपनी माँ के पास जाकर ये झूठ बोल देती है कि विकास कल इशिका के साथ भागने वाला है। वो दोनों घर से भागे, इससे अच्छा है कि उनकी शादी करवा दी जाए। तो वहीं इशिका भी अपनी माँ के सामने कॉल पर विकास से भागकर शादी करने की बातें करती है। दोनों की माएं डर जाती है और कुछ ही देर के बाद रूपा कमला को फोन करती है और उससे अपनी सारी डिमांड्स छोड़ देकर दोनों की सिर्फ और सिर्फ शादी की बात करती है। अगले दिन रूपा अपनी बेटी इशिका को लेकर उनके घर आती है और कुछ ही दिनों में उन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है, जिसमें सुमन सबसे ज्यादा मजे करती है। शादी के बाद दोनों फैमिलीज अपने गिले शिकवे भूलकर जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं और विकास और इशिका खुशी खुशी अपने नए जीवन में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।